वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं सभी बहुत ही बढ़िया होंगे। सो गाइज, आज है 28 जून 2025 और आज के करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। आप में से जो भी स्टूडेंट्स यूपीपीसीएस, यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर वो सभी न्यूज़ हम लोग कवर करते हैं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। और गाइज, ये है हमारे ज्ञान सर, और ज्ञान सर का स्पेशल पेड बैच को ज्वाइन करने के लिए आप इन दिए गए नंबर पर जो है वो कांटेक्ट कीजिए। यहाँ पर यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूकेपीएससी, आरओई, आरओबीईओ, यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम और हरियाणा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ पीएससी की प्रॉपर तैयारी करवाई जाती है। जीरो से लेकर सिलेक्शन तक की प्रॉपर तैयारी होती है। सिलेबस को ध्यान में रखते हुए तैयारी करवाई जाती है और करंट ट्रेंड्स को ध्यान में रखते हुए, यानी कि हर साल जो है वो हमारे जितने भी कोर्सेज हम रन करते हैं उसमें हर साल अपडेटेड वीडियोस, अपडेटेड टॉपिक्स जो है वो आपको मिलते हैं। राइट, हर बार जो है वो नई पूरी तरीके से जो है वो चीज़ें कवर करवाई जाती है। तो जैसे होता है ना कि कई बार की पुराने डेटा के आधार पर जो है वही चीज़ चलाई जा रही है, एक बार रिकॉर्ड कर दिया लेक्चर्स तो वही चल रहा है हर साल, तो ऐसा यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर हर साल अपडेटेड मटेरियल जो है वो आपको दिया जाता है। और माफ़ी चाहूँगा गाइस, अभी मैं मोबाइल से जो है मुझे ये बनाना पड़ रहा है लेक्चर। द रीज़न मैंने आपको जो है बताया, मेरे मैक में थोड़ी सी प्रॉब्लम जा रही है और मैं भी एक अच्छा सेटअप जो है वो रेडी कर रहा हूँ, और जिससे कि आपको एक अच्छी क्वालिटी के लेक्चर जो है वो बस 2-3 दिन बाद से जो मिलना शुरू हो जाएंगे। मेरा मॉनिटर तो आ गया अच्छा खासा, मतलब, और बस एक बहुत ही हैवी सीपीयू जो है मैंने ऑर्डर जो है वो किया है। ग्रीन स्क्रीन वगैरह तो मेरे पास ऑलरेडी थी पहले से ग्रीन स्क्रीन, बट उसको और एडवांस लेवल पे जो है मैं लेके जा रहा हूँ, जिससे कि आपको अब और मज़ा आएगा बस कुछ दिनों के बाद से। राइट, तो थोड़ा सा जो है वो, क्योंकि ये बार बार क्या आप देख रहे होगे कि टेक्निकल इशूज़ है वो कुछ दिनों से जो है मैं फेस कर रहा था, तो अब मैं इसको जो है वो मैक को जो है वो रिप्लेस जो है वो कर रहा हूँ। चलिए, ये मुझे आपको एक इन्फॉर्मेशन जो है वो छोटी सी जो है वो देनी थी इसके रिगार्डिंग, और ये है हमारे आज के टॉपिक्स जिनको हम लोग एक एक करके जो है वो कवर अप करेंगे। तो अपने साथ पेन और पेपर लेकर जो है वो बैठिएगा। जो भी चीज़ मैं आपको जो है वो समझाऊंगा उसको आपको जो है वो ध्यान से सुनना है, और जो भी चीज़ बताऊंगा टॉपिक के दौरान उसको आपको जो है वो नोट डाउन जो है वो करना है। ठीक है, तो अभी मैं हाईलाइट वगैरह जो है वो नहीं कर पाऊंगा ड्यू टू लिमिटेशन, क्योंकि मैं ये पीडीएफ के थ्रू यानी मोबाइल में जो है मैं कवर अप करा रहा हूँ। तो इसलिए मैं जो बोलूँगा कि ये चीज़ नोट कर लो तो वो चीज़ आप नोट कर लेना सिर्फ 2-3 दिन के लिए। राइट, फिर उसके बाद फिर मैं हाईलाइट जो है वो करके आपको दे दूँगा। तो ये है हमारे टॉपिक्स में जाने से पहले मैं आप लोग के एक बार कमेंट्स जो है वो पढ़ लेता हूँ। आयुषी सिंह का जो है वो बिल्कुल आंसर आया, वेरी गुड। रेगुलरिटी मेंटेन रखिए ऐसे ही। कुशल सिंगल, वेरी गुड। श्वेता यादव, अंजलि बब्बर, सर यूपीपीसीएस और आपने लिखा है सर यूपीपीसीएस और यूपीपीएससी का सिलेबस जो है वो सेम होता है या अलग होता है, खासकर मेंस के लिए? नहीं यार, डिफरेंट होता है सिलेबस। ऑब्वियसली बात है कि एक जुडिशरी से जो है वो एसोसिएटेड है और दूसरा जो है वो सिविल सर्विसेज का है। राइट, बट हमारे यहाँ पे यूपीपीसीएस मतलब सिविल सर्विसेज का ही कोर्स जो है वो अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो वो पीसीएस जो है वो कहा जाता है, बट वो एक्चुअल में पीएससी जो है वो होता है। आई थिंक यू नो अबाउट दिस, बट आपने जो क्वेश्चन पूछा है वो बहुत अच्छा जो है वो क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि पीसीएस जो है वो जुडिशरी से एसोसिएटेड जो है वो रहता है। राइट, एनीवेज, बाकी आप सिविल सर्विसेज की जो है वो तैयारी करें तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि आप इस दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करो और अपने एग्जाम से रिलेटेड जो भी आपको जो है पूछना है कि किस तरीके से सिलेबस जो है वो कवर कराया जाएगा, क्या क्या चीज़ें कवर होंगी, तो आप वो फ़ोन पर कांटेक्ट करके जो है पूछ लो, आपको डायरेक्ट क्लैरिटी जो है मिल जाएगी 1-to-1। ठीक है अंजलि? फिर दीपशिखा सिंह, वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया आपके आंसर्स आए हैं। अविनेश यादव, बहुत बढ़िया, ऐसे ही रेगुलरिटी मेंटेन रखिए, बहुत शानदार। अविनेश ने एक चीज़ जो है पूछी है कि योर टीचिंग वन रिक्वेस्ट इज दैट एंशियंट हिस्ट्री को समझने का मेथड जो है बता दीजिए। देखो यार, एंशियंट हिस्ट्री को ओवरऑल पूरी अगर हिस्ट्री की हम बात करें ना तो सिर्फ एक ही चीज़ होती है, आप जो है वो इवेंट्स पर मेनली फोकस किया करो, और इवेंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो क्रोनोलॉजी जो है वो आपको पता लगना जो है वो शुरू हो जाएगी। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन आपको कवर अप करना है तो एक टॉपिक आपका वो पूरा कवर हो गया, यानी कि उसको एक स्टोरी की तरह जो है वो लोग, यार इंडस वैली सिविलाइजेशन के समय पर क्या होता था, कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स थी, तो फैक्चुअल डेटा के साथ चीज़ों को समझो। राइट, मेनली। और वैसे एंशियंट का जो वेटेज जो होता है उतना ज़्यादा नहीं होता, बट यस मेन टॉपिक्स जैसे जैनिज्म हुआ, बुद्धिज़्म हुआ, राइट, सतवना किंगडम हुआ, चोला चेरा पांड्या एम्पायर्स हुए, राइट, तो ये सब चीज़ों पर मेनली जो है वो आपको जो है वो फोकस करना है। फिर ऐसे ही जब मेडिवियल जो है वो आता है तो दिल्ली सल्तनत हुआ, राइट, और जो मुगल एरा हुआ, तो ये सब चीज़ें तो पता होनी ही चाहिए आपको। तो आपके इवेंट्स पर जो है वो टारगेट करो मेनली। और हिस्ट्री आपने लिखा है हिस्ट्री इज टेरर टू मी, नहीं यार अविनेश, हिस्ट्री से खूबसूरत चीज़ तो कोई और है ही नहीं। मतलब जब आप उसमें घुसोगे ना, पढ़ोगे, तो आपको पता लगता है कि कैसे स्ट्रेटजीज बनाते थे पहले के जो है वो लोग, किस तरीके से जो है वो प्लॉटिंग टैक्टिक्स जो है वो होती थी। राइट, किसी भी चीज़ को कैप्चर करने के लिए, प्रोक्योर करने के लिए भी, इवन अगर रिसोर्सेज की बात करें तो
या कब्जा करने के लिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है, तो उसको इंटरेस्ट लेकर पढ़ोगे ना तो मज़ा आएगा। स्वरचित वेरी गुड, आपने भी रेगुलरिटी मेंटेन कर ली है। ईशा ठाकुर बहुत शानदार। गोल्डी एलेक्स बहुत बढ़िया। श्रेया तिवारी, समीर भटनागर, कोई बात नहीं समीर भटनागर, बढ़िया। आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के लेक्चर्स जो है वो बिल्कुल देखिए और डेली लेक्चर्स देखिए। कोई बात नहीं, अगर आप में से सभी लोग जो भी लेक्चर्स को मेरे रेगुलरली फॉलो करते हैं और बाई चांस किसी वजह से अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं, क्या बोलते हैं इसको, नोट कमेंट्स जो है वो नहीं दे पा रहे हैं, बट अपने पास ज़रूर लिखा करो। जैसे अब मैं बोलता हूँ ना कि जब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो आपको मेरे लेक्चर ऐसे नहीं सुनने हैं कि भाई कहीं ट्रैवल कर रहे हो, कान में जो है वो ईयरफोन लगा ली और बस सुनते जा रहे हो। दिस इज़ नॉट एंटरटेनमेंट, राइट? दिस इज़ कंप्लीट टॉपिक्स फॉर यू गाइस। ये प्रॉपर टॉपिक्स हैं आपके लिए, आपके एग्जामिनेशन के लिए। तो ये आपके लिए एंटरटेनमेंट जो है वो नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना? तो उसको बिल्कुल बस में बैठ के आप सोच रहे हो कि अपन बस में बैठेंगे या कहीं ट्रैवल करेंगे तो सुन लेंगे सर के लेक्चर, या वॉक करते करते सर के लेक्चर सुन लेंगे। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। आपको पेन और पेपर लेकर बैठना है प्रॉपर। और अगर आप कमेंट बॉक्स पर आंसर्स जो है वो नहीं दे रहे हो तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप अपने पास पेन और पेपर लेकर वहाँ पर आंसर्स लिखते होंगे एट अ टाइम, ठीक है? अगर नहीं लिख रहे हो तो लिखना अभी से शुरू करो। दीपांशी वेरी गुड, बहुत शानदार यार। आयुष गुप्ता बहुत शानदार, बहुत शानदार। ठीक है, चलिए अब बिना समय वेस्ट किए हम लोग सेशन को है वो स्टार्ट करेंगे। और जो भी लोग करंट अफेयर्स के लेक्चर्स को रेगुलरली फॉलो करते हैं, आप जब कोर्स खरीदेंगे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का परचेज करेंगे तो आप वहाँ पर बताइएगा कि आप रेगुलर लेक्चर्स फॉलो करते हैं, तो हो सकता है कि आपको कुछ डिस्काउंट भी मिल जाए। और लेक्चर जो है वो जब आप ले लें, मतलब परचेज कर लें, तो मुझे भी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड कोर्स आपने जो है वो इनरोल कर लिया है। चलिए, जो हमारा जो पहला टॉपिक है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये भारत के इतिहास का एक ऐसा चैप्टर है जो कि डेमोक्रेसी यानी कि लोकतंत्र के लिए एक बड़े सबक के रूप में देखा जाता है, यानी कि इमरजेंसी 1975 टू 1977। तो अब इस टॉपिक से रिलेटेड आपको नोट्स जो है वो बनाने नहीं है, जितना बोलूँगा उतना आपको जो है वो बस ध्यान में जो है वो रखना है, क्योंकि ये टॉपिक पॉलिटी के अंदर आपका बहुत अच्छे से कवर कराया जाता है। आपको बता दें कि 25 जून 2025 को इमरजेंसी की 50th एनिवर्सरी मनाई गई है, जिसमें डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस पर इसका असर दोबारा चर्चा में आया है। अब देखो, ये 50वीं एनिवर्सरी है इमरजेंसी की, तो इमरजेंसी से रिलेटेड 100% एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100%। तो जब आप पॉलिटी पढ़ोगे तो इमरजेंसी के चैप्टर को बहुत ध्यान से जो है वो कवर करना। इमरजेंसी को गाइस आर्टिकल 352 के तहत इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पर डिक्लेयर जो है वो किया जाता है, राइट? इंटरनल डिस्टर्बेंस के बेसिस पर, और जिसका मिसयूज देखते हुए बाद में अमेंडमेंट भी किए गए। 21 महीने तक सिविल लिबर्टीज, जुडिशियल रिव्यू और पार्लियामेंट्री नॉर्म्स सस्पेंडेड रहे थे, पता है आपको? उस दौरान 1975 टू 77 21 मंथ्स तक, समझ रहे हो? लोगों को फ्रीडम नहीं मिल रही थी, जुडिशरी जो है वो मतलब मुद्दे जो है वो नहीं उठा पा रही थी, जुडिशियल रिव्यू जो है वो नहीं हो पा रहा था, पार्लियामेंट जो है वो रूल्स रेगुलेशंस फॉलो जो है वो नहीं कर रही थी सही तरीके से, क्योंकि सब सस्पेंडेड था। और ये देश के इंस्टीट्यूशंस पर लंबी छाप छोड़ गया। क्या आपको पता है कि इमरजेंसी के दौरान कौन से आर्टिकल सस्पेंड किए गए थे? कमेंट बॉक्स में बता सकते हो मुझे, अगर किसी को आइडिया हो तो। अब चीज़ों को सुनो। इमरजेंसी अनाउंस की गई थी ड्यू टू ग्रोइंग इन्फ्लेशन। कहा गया कि भाई महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोजगारी है, करप्शन चल रहा है। बिहार और गुजरात में पॉलिटिकल प्रोटेस्ट जैसे टोटल रेवोल्यूशन ने मूवमेंट को और इंटेंस जो है वो बना दिया था। 12 जून 1975 ये वो दिन था, हाई कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस में गिल्टी पाया, जिससे रेजिग्नेशन की मांग जो है वो बढ़ गई। मतलब जो हाई कोर्ट जो था उसने पीएम इंदिरा गांधी जी को जो है वो कहा कि भैया देखो, आपने जो है वो कुछ गड़बड़ी करी है इलेक्शंस में और आप उसके लिए दोषी पाए जाते हैं, और फिर डिमांड हो गई कि आप पीएम जो है वो रिजाइन करें। फिर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो स्टे दे दिया, पर पब्लिक प्रेशर के बाद इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। ये पहली बार हुआ था जब पीस टाइम यानी कि शांति के समय में इमरजेंसी पावर यूज की गई, और पहले ये पावर सिर्फ वॉर्स के समय पर यानी कि 1962 और 1971 में यूज की गई थी। समझ रहे हो आप? मतलब ये जो इमरजेंसी जो थी ना 1975 की, ये बेसिकली पॉलिटिकल रीजंस के कारण जो है वो देखने को मिली थी मेनली। और बस कहा यह गया था कि भाई इन्फ्लेशन है, देखो आप पढ़ सकते हो, यहाँ पर लिखना नहीं है अभी आपको, पहला पॉइंट पढ़ो बैकग्राउंड का।
क्या लिखा हुआ है इसमें? कहा कि इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट है, करप्शन है, इसलिए इमरजेंसी लगाई जा रही है। बट एक्चुअल में जो मेन रीजन था वो आपको सेकंड और थर्ड पॉइंट पे दिखाई दे रहा होगा। सो ऐसी क्लैरिटी के साथ जो है वो आपको चीज़ों को जो है वो रखना है, समझ में आनी चाहिए, क्योंकि मिसयूज था ना ये इमरजेंसी पावर का। अब कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन जो आपको रहे वो पता होनी चाहिए। आर्टिकल 19 के अधिकार, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन, मूवमेंट, ये सस्पेंड कर दिए गए कि आप आर्टिकल 358 के तहत हम लोग को देखने को मिली ये चीज़ें कि आप जो है वो पब्लिकली जो है वो कुछ चीज़ एक्सप्रेस नहीं कर सकते हो, किसी के बारे में कुछ नहीं बोल सकते हो, स्पीच नहीं दोगे आप, लोगों के मूवमेंट जो है वो रिस्ट्रिक्ट कर दिए गए कि आप घर से बाहर जो है वो नहीं निकलोगे, राइट। आर्टिकल 359, सिटीजन्स को आर्टिकल 14, 21, 22 लागू करने के लिए कोर्ट्स जाने का अधिकार भी सस्पेंड हो गया। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि इमरजेंसी जो हुई थी 27 जून 1975 वाले दिन, तो कौन से अधिकार जो है वो खत्म कर दिए गए थे, ये ध्यान में रखना। और ये वाले नोट्स बना लो। ये चीज़ मेरे ख्याल से मेन जो पॉलिटी पढ़ाई जाती है उसमें ये चीज़ इतने डेप्थ में नहीं पूछी जाती, बट आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जा सकती है। तो ये वाला पॉइंट बनाओ, लिखो कि 27 जून 1975 डैश इमरजेंसी, और इमरजेंसी में जो है वो ब्रैकेट में जो है वो ये लिख लेना आप, आर्टिकल 352, फिर उसके नीचे एरो बनाना और लिखना इन्फ्लेशन, अनएम्प्लॉयमेंट, करप्शन। बस अभी मेरा सेटअप जो है वो आ जाएगा ना, तो मैं क्या अपना स्टाइलस जो है वो यूज़ कर पाऊंगा, मतलब ये यूज़ कर पाऊंगा, क्या बोलते हैं, राइटिंग पैड, तो आपको और मज़ा आएगा पढ़ने में। और मैं साइड में जो है वो दिखता भी रहूँगा आपको, तो वो और अच्छा रहेगा आपके लिए। बट वो साइड में वो दिखने वाले के लिए वेब कैम जो है वो अच्छा वाला मुझे, मतलब कैमरा जो आएगा तो वो आने में थोड़ा सा जो है वो टाइम लग रहा है। मेरे ख्याल से 3-4 तारीख तक जो है वो कैमरा आ जाना चाहिए। तो मतलब जुलाई फर्स्ट वीक से तो आपको मज़ा आ जाएगा लेक्चर पढ़ने में, सुनने में, एक अच्छा इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट होगा, देख लेना आप। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था भैया कि आप ये चीज़ लिखी, आपने लिख ली आर्टिकल 350, ये, हाँ यस, आर्टिकल 352 इमरजेंसी। और फिर मैंने आपको जो है वो क्या बताया कि उसके नीचे जो है वो लिखो डेट 27 जून 1975, फिर लिखो वो इमरजेंसी जो उस समय लगाई गई थी, इंटरनल डिस्टर्बेंस घोषित किया गया, और ये कहा कि अनएम्प्लॉयमेंट है, इन्फ्लेशन है और करप्शन है, ये 3 चीज़ों के आधार पर, राइट। तो ये चीज़ जो है वो डिक्लेयर हो गई। अब इस दौरान कौन से अधिकार पब्लिक से छीन लिए गए, तो ये चीज़ लिखो आप, आर्टिकल 358 और 359 लागू किया गया, जिसमें आर्टिकल 358 के नीचे जो है वो लिख लो आर्टिकल 19 में स्पीच, एक्सप्रेशन, मूवमेंट, असेंबली के अधिकार जो है वो छीन लिए गए। और आर्टिकल 359 के तहत 359 के नीचे एरो करो, आर्टिकल 14, 21, 22 के उल्लंघन के लिए जो लोग कोर्ट जा सकते हैं उनको कोर्ट जाने से सस्पेंड कर दिया गया। ठीक है भाई, देखो आर्टिकल 21, 14 और 22 लागू थे, बट आप जो है वो अगर इसका उल्लंघन हो रहा है आर्टिकल 21, 14 और 22 का, राइट, जैसे आर्टिकल 21 राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी, अगर इस एग्जाम्पल के तौर पर इसका उल्लंघन हुआ, राइट, किसी के साथ, तो जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन होता है तो आप कहाँ जा सकते हो, डायरेक्टली कोर्ट के पास जा सकते हो। तो आर्टिकल 359 ये कहता है कि आप कोर्ट नहीं जाओगे, क्योंकि ये उस समय जो है वो लागू कर दिया गया कि आपका अगर अधिकार का उल्लंघन हो रहा है तो आप कोर्ट नहीं जाओगे उस समय के लिए। हाँ, बाद में जा सकते हो, जब तक इमरजेंसी लगी उस समय के लिए नहीं जा सकते हो। आपको पता है कि लगभग 35,000 लोगों को मीसा के तहत बिना ट्रायल के अरेस्ट कर लिया गया, क्योंकि ये पॉलिटिकल वो था ना, एक आप कह सकते हो डिलेमा टाइप का, कि भाई बनाई गई थी ये पूरी चीज़ें, इमरजेंसी जानबूझकर जो है वो लागू की गई थी, ये पूरा एक पॉलिटिकल गेम प्लान था। तो नेक्स्ट लाइन में जो है वो लिख लो 35,000 पीपल वर अरेस्टेड, डिटेन्ड, और किसके अंडर, मीसा यानी कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के तहत विदाउट ट्रायल लोगों को जो है वो अरेस्ट कर लिया, जेल में भर दिया। समझ रहे हो, सिटीजन्स की कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन पूरी तरह से जो है वो चली गई। तो ये पूरा जो मेन मुद्दा था, यानी कि जो सरकार के अगेंस्ट जाएगा उसकी सरकार जो है वो 12 बजा दी कि ये चीज़ उन लोगों ने कह दी थी, और ये इमरजेंसी के दौरान दिख भी गई। देख रहे हो ना आप। 26 जून 1975 से प्री पब्लिकेशन सेंसरशिप लागू की गई न्यूज़पेपर्स पर। प्री सेंसरशिप पब्लिकेशन, समझ रहे हो आप,
प्री पब्लिकेशन सेंसरशिप, इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज़, कोई भी आर्टिकल न्यूज़पेपर पर आप छापोगे तो उससे पहले आपको सरकार से परमिशन लेनी पड़ेगी। ये भी चीज़ थी इसमें, लिख लेना ये वाला पॉइंट भी। प्री पब्लिकेशन सेंसरशिप इम्पोज हो गई न्यूज़पेपर्स पे, ऐसा लिखो प्री पब्लिकेशन सेंसरशिप, पूर्व प्रकाशन सेंसरशिप, ब्रैकेट में जो है वो लिख दो अखबार यानी कि न्यूज़पेपर, बस दैट्स इट। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो लिखो फिल्म सेंसर बोर्ड का रीस्ट्रक्चर जो है वो किया गया ताकि सिनेमा पर कंट्रोल जो है वो बढ़ सके। ये मत लिखो, ये वाला पॉइंट कोई मतलब नहीं है। सिनेमास पर भी इन्होंने जो है वो कंट्रोल जो है वो लगा दिया था। देखो लिखा ना, बोर्ड ऑफ फिल्म सेंसर रीस्ट्रक्चर किया गया। इंटरनेशनल टेलेक्स मैसेजेस तक सेंसर होने लगे, समझ रहे हो, यानी कि बाहर जो लोग फोन कॉल्स वगैरह जो है वो कर रहे हैं तो उस पर भी इंटरसेप्शन जो है वो शुरू हो गया। और मेजर न्यूज एजेंसी को मिलाकर एक यूनिट जो है वो बनाई गई समाचार। एनीवेज, तो ये सब लिखने की जो है आपको आवश्यकता नहीं, उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है। मेरे एक सिंपल सा क्वेश्चन है, देखते हैं कौन इसका आंसर देगा अभी तक जिसने ध्यान से पढ़ा है चीज़ों को। आर्टिकल 358 के तहत इमरजेंसी में कौन से अधिकार सस्पेंड होते हैं? कमेंट बॉक्स में लिखो फटाक से, अभी पढ़ा है ना। आर्टिकल 358 और 359 उन्होंने लागू किया था, तो आर्टिकल 358 के तहत जो है वो कौन से अधिकार सस्पेंड किए जाते हैं, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपसे। अभी पढ़ा है मैंने जस्ट थोड़ी देर पहले, और नोट्स भी लिखवाए आपके। अब सुनो बात ध्यान से, अब आगे चल के जो है वो होता क्या है, 38th अमेंडमेंट आया, कोर्ट्स को इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन रिव्यू करने से रोक दिया गया। अब देखो इस समय क्या हुआ कि कोर्ट ने जो है वो बिल्कुल बोलना शुरू कर दिया कि नहीं, ये इमरजेंसी जो है वो गलत थी, आपने जो है वो अपनी सत्ता जो है बचाने के लिए इमरजेंसी जो है वो लगा दी है। अपोजिशन को जो है वो आपने रिस्ट्रिक्ट जो है वो कर दिया, अपोजिशन के लीडर्स को, लोगों को जो है वो आपने जेल में जो है वो डाला, है ना, तो आपने मिसयूज़ किया इमरजेंसी पावर का। तो इसके लिए कोर्ट ने जो है वो सख्ती बरतना शुरू करी। जब कोर्ट ने सख्ती बरती ना, 38th अमेंडमेंट सरकार लेकर आ गई। इनने कोर्ट को बोला कि भैया आप इमरजेंसी से रिलेटेड रिव्यू जो है वो नहीं करोगे। फिर 39th अमेंडमेंट आया, हाई कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस के इलेक्शन जुडिशियल रिव्यू से बाहर कर दिए गए। सोचिए आप, जितने भी जैसे बड़ी बड़ी पोस्ट होती है ना, जैसे यूपीएससी का चेयरमैन हुआ, राइट, तो ये ऐसी बड़ी बड़ी पोस्ट जो होते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का इलेक्शन हुआ, राइट, यानी कि उस पोस्ट के लिए, इलेक्शन कमिश्नर्स की पोस्ट के लिए, तो ये कहा कि इसमें भी जुडिशरी जो है वो इन्वॉल्व नहीं होगी। सोचिए आप। 42nd अमेंडमेंट आया, लोकसभा का टर्म जो है वो बढ़ा दिया गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को प्रायोरिटी दी गई और कोर्ट्स की पावर को लिमिट कर दिया। अल्टीमेटली 38, 39, 42 के अंदर हम लोग को जो है वो देखने को मिला कि कोर्ट को जो है वो रिस्ट्रिक्ट करना शुरू कर दिया था सरकार ने, क्योंकि सरकार, और ये ऐसा दौर था जिस समय कोर्ट्स और आप कह सकते हैं कि गवर्नमेंट, इनके बीच में बहुत लड़ाइयाँ होती थी, राइट। कोर्ट जो है वो बचाने की कोशिश कर रही है और गवर्नमेंट अपनी, यानी कि कोर्ट जो है वो लोगों के अधिकार बचाने पर बात कर रही है और गवर्नमेंट जो है वो अपनी सत्ता बचाने पर बात कर रही थी। तो बहुत बड़ा एक मतलब दोनों के बीच में लड़ाइयाँ जो है वो देखने को मिली, गवर्नमेंट और कोर्ट के बीच में। फिर पता है एक टाइम ऐसा आता है, और ये टाइम शायद आपके घर पर जो बड़े बुजुर्ग लोग जो होंगे ना, बुजुर्ग नहीं यार, बुजुर्ग भी नहीं कहोगे आप, यानी कि बड़े, यानी कि पेरेंट्स की उम्र के जो लोग होंगे, राइट, क्योंकि मैं तो अपने पेरेंट्स को बुजुर्ग बुजुर्ग नहीं बोलता भाई, और ना मैं अपने नाना जी को भी नहीं बोलता था, अभी तो रहे नहीं नाना जी, वो खुद बोलते थे अरे मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ भाई। मैंने कहा बुढ़ा इंसान जो है वो अपने दिमाग से होता है बस, अगर आप सोच लोगे कि आप बुढ़े हो गए हो तो आप बुढ़े हो गए हो। तो एनीवेज, तो 1975 टू 77 के दौरान पता है एक और चीज़ हुई थी, नसबंदी का ऑपरेशन जो है वो चलाया गया था, पता है आपको, नसबंदी अभियान। 1.07 करोड़ स्टरलाइजेशन ऑपरेशन किए गए, फोर्स का उपयोग हुआ, ट्रैक्टर आते थे और भरकर लोगों को ले जाते थे। बेचारे कुछ ऐसे भी लोग थे जिनका विवाह तक नहीं हुआ था, उनकी नसबंदी करा दी गई। समझ रहा, ये पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए ड्राइव जो है वो शुरू करी थी राजीव गांधी ने। राजीव गांधी या संजय गांधी, इफ आई एम नॉट, संजय गांधी इफ आई एम नॉट रॉन्ग, राइट। तो ये कहानी जो है वो इस प्रकार से हुई थी, संजय गांधी। सुनना कभी अपने, आपके जो पेरेंट्स होंगे ना वो आपको इस ड्राइव के बारे में ज़रूर बताएंगे। लोग बेचारे खौफ में थे, राइट, युवा लोग, उनको लग रहा था कि, और हो भी रहा था, ये ट्रैक्टर आ रहे थे भर भर के लोगों को ले जा रहे थे। और नॉर्थ इंडिया के अंदर बहुत पब्लिक आउटरीच हुआ, बहुत लोग जो है वो एग्रेसिव हुए, प्रोटेस्ट जो है वो किया लोगों ने। लोग बेचारे प्रोटेस्ट करने के लिए खड़े रहते थे, उनको उठाकर जो है वो ट्रैक्टर में भरकर उनकी फोर्सफुली नसबंदी करा दी जाती थी। फिर पोस्ट इमरजेंसी रिफॉर्म्स कैसे हुए, तो इमरजेंसी एंड होती है 21 मार्च 1977 में, ये पॉइंट लिख लो, 21 मार्च 1977 इमरजेंसी खत्म होती है।
इलेक्शन हुआ, इलेक्शन में रूलिंग पार्टी हार जाती है। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे शाह कमीशन बनाया गया, शाह कमीशन बनाया गया। जस्टिस ब्रैकेट में लिख देना जस्टिस जेसी शाह, जस्टिस जे सी शाह, देखो लिखा हुआ यहाँ पर, तीसरा पॉइंट देखो, जस्टिस जे.सी. शाह आपको दिखाई देगा। ये शाह कमीशन जो है बनाया गया। मीसा का मिसयूज हुआ था, इसने बताया शाह कमीशन ने। शाह कमीशन के नीचे लिख लेना क्या क्या पॉइंट्स हैं, क्या क्या बोला शाह कमीशन ने। तो शाह कमीशन ने पहला पॉइंट बोला मीसा का मिसयूज किया गया है। 1700 नेक्स्ट पॉइंट में लिखोगे इसी के अंदर शाह कमीशन के ने क्या क्या चीज बोली कि 1700 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी स्टरलाइजेशन के दौरान, फोर्स स्टरलाइजेशन के दौरान 1700 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट में लिखोगे प्रेस जजमेंट्स पर सेंसरशिप लगाई गई, वही प्रेस को जो है वो कर दिए थे ना, प्री पब्लिकेशन सेंसरशिप जिसके बारे में हमने बात करी थी, तो वो गलत था, ये शाह कमीशन ने बताया। और एक और चीज़ बताई इन्होंने कि 25,000 से ज़्यादा लोगों को जो है वो आर्बिट्ररी रिटायरमेंट मिला, समझ रहे हो, यानी कि फोर्सफुली मनमानी तरीके से जो है वो रिटायर किया गया। 25,000 से ज़्यादा देख लो, लिखा है पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉइज जो है उनको आर्बिट्ररी रिटायरमेंट जो है वो दिया गया, मनमाने ढंग से हटा दिया गया, रिटायर कर दिया गया पोस्ट से, क्योंकि जो लोग सरकार के विरुद्ध जो है बताएंगे अगर सिस्टम का वो हिस्सा है तो उनको सिस्टम से ही हटा दिया जाएगा। मेन कहानी ये थी, लिख लिया आपने। तो ये शाह कमीशन ने इस चीज़ के बारे में बताया। मैंने शाह कमीशन इसलिए लिखवाया क्योंकि पॉलिटी के अंदर शायद आपको शाह कमीशन ना पढ़ाया जाए और इतना डिटेल में भी और डेप्थ में भी नहीं पढ़ाएंगे, और मैं इसलिए डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ ये टॉपिक को क्योंकि ये टॉपिक आपका एग्जामिनेशन में आएगा ही आएगा, क्योंकि 50th एनिवर्सरी इसकी हुई है तो 200% आएगा। नेक्स्ट लिखो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, ये लाया गया। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ये लाया गया। इस कानून में सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, हालांकि ये पॉलिटी में पढ़ोगे आप, ये पढ़ाया जाता बट फिर भी लिख लो, इंटरनल डिस्टर्बेंस की जगह आर्म्ड रेबिलियन को आर्टिकल 352 में डाला गया, यानी कि इंटरनल डिस्टर्बेंस शब्द हटाया गया और शब्द यूज किया गया कि अब इमरजेंसी लगेगी तो आर्म्ड रेबिलियन जब होगा तभी लगेगी, यानी कि कभी वॉर की सिचुएशन आएगी तभी इमरजेंसी लगाई जाएगी, वरना नहीं। ये बेसिकली इमरजेंसी की पावर को मिसयूज करने से बचाने के लिए ये चीज हुई थी। आर्टिकल 21 जैसे फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंशन से प्रोटेक्ट किया गया, कहा गया कि आर्टिकल 21 किसी भी कीमत पर सस्पेंड नहीं कर सकते हो आप, चाहे कुछ हो जाए। जुडिशरी के रिव्यू के अधिकार जो है वो वापस कर दिए गए आर्टिकल ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 के तहत, समझे आप। तो ये इमरजेंसी के बारे में हमने बात करी। इमरजेंसी एक डार्क चैप्टर था पर इसने हमें यह सिखाया कि डेमोक्रेसी में अधिकारों की सुरक्षा कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको एग्जाम के लिए आर्टिकल 352, 358, 359, 42nd, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, शाह कमीशन, इन चीज़ों के बारे में जो मैंने आपको बताया ना, ये आपको बहुत अच्छे से जो है वो ध्यान में रखनी है। दैट्स इट। तो होपफुली टॉपिक अच्छे समझ में आया होगा आपको। तो लाइक का बटन भी ज़रूर हिट किया करो यार, उससे क्या रहता है कि यूट्यूब प्रमोट भी करेगा और मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ यार आपको चीज़ें जो है वो समझ में आ रही है। बीच में बताते भी रहा करो मुझे कि चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको कि नहीं हो रही हैं। चलिए अब जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, ये एक ऐसे आंदोलन के बारे में बात करेंगे जो आज भी भारत की राजनीति और समाज पर दिखता है। संपूर्ण क्रांति, टोटल रेवोल्यूशन, इसकी 51st एनिवर्सरी मनाई गई 5 जून 2025 को। और ये टॉपिक आपके सिविल सर्विसेज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है, 90% से ज़्यादा चांसेस है। आपको बता दें 5 जून 1974 को एक वरिष्ठ यानी कि सीनियर समाजवादी नेता ने गांधी मैदान पटना से संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया। लिख लो ये मूवमेंट, पहले तो ये लिखो टोटल रेवोल्यूशन मूवमेंट, टोटल रेवोल्यूशन मूवमेंट। उसके जो है वो नीचे लिखो 5 जून 1974, 5 जून 1974। नेक्स्ट लाइन में जो है वो लिखो 51st एनिवर्सरी। नेक्स्ट लाइन में जो है वो लिखो स्टार्टेड फ्रॉम गांधी मैदान पटना, स्टार्टेड फ्रॉम गांधी मैदान पटना, गांधी मैदान पटना से शुरू हुआ। बस क्लियर हुई चीज। अब नेक्स्ट लिखो इसका मेन एम, इसका उद्देश्य क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक
व्यवस्था में बदलाव लाना। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल रिफॉर्म्स लाना। ये मूवमेंट आखिरकार 1975 के इमरजेंसी डिक्लेरेशन की बड़ी वजह भी बना। इस मूवमेंट के कारण भी इमरजेंसी जो है वो हुई थी। अभी याद आ रहा है इमरजेंसी के टॉपिक को मैंने पढ़ा है, उसके पीछे टोटल रेवोल्यूशन का भी एक वो था, भी मैंने बीच में बोला भी था इसके बारे में। तो ये वही टॉपिक है और ये आ सकता है, 90% ज़्यादा चांसेस ये भी आपसे पूछेंगे। तो आंदोलन की शुरुआत जो है वो कब हुई? 18 मार्च 1974 को। अब आप बोलोगे सर अभी आप जो है वो बता रहे हो, थोड़ी देर पहले आपने 5 जून 1974 डेट जो है वो बताइए, अब आप बता रहे हो कि 18 मार्च 1974 ये उसका बैकग्राउंड है। जब बिहार के छात्रों ने, बिहार के स्टूडेंट्स ने लेजिस्लेटिव असेंबली का घेराव किया। इनने बोला, बिहार के स्टूडेंट्स ने, कि भाई हमारे ऊपर आप एजुकेशन पर इतनी फीस क्यों लगा रहे हो? यानी कि पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर क्वेश्चंस उठाए गए कि महंगाई है भाई, इतनी क्यों फीस बढ़ा रहे हो आप? ऑलरेडी महंगाई है, ऑलरेडी महंगाई के कारण हमारी हालत खराब हो रही है और तुम इतनी ज़्यादा फीस बढ़ा रहे हो। ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आपका बहुत ज़्यादा है, यूनिवर्सिटी के अंदर कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है। तो ये स्टूडेंट्स जो है मुद्दे उठाए। साथ ही गरीबी थी, अनएम्प्लॉयमेंट थी, बेरोजगारी थी, करप्शन तो भैया हाई लेवल पे था। याद करो, इंटरनल डिस्टर्बेंस में ये सब चीज़ों का सहारा लेते हुए इमरजेंसी डिक्लेयर हुई थी। याद करो, रिलेट करो चीज़ों को और याद करने की कोशिश करो, तब आपको चीज़ें अच्छे समझ में आएंगी। कभी भी कोई चीज़ पढ़ो ना तो रिकॉल किया करो, पुरानी चीज़ हमने क्या पढ़ी थी, अच्छा हाँ उसके साथ इसका रिलेशन देखो। तो हमारी कंट्री के अंदर उस दौरान ये चीज़ बहुत ज़्यादा थी। छात्रों ने एक समाजवादी नेता से नॉन वायलेंट गाइडेंस की अपील करी, जिसके बाद उन्होंने नेतृत्व को एक्सेप्ट किया। तो आइए बात करते हैं पूरी कहानी अब कैसे हुई। अब समझ में आ गई कि इसका बैकग्राउंड कैसे शुरू होता है। मार्च से शुरू होता है, फिर फाइनली जून में जो है वो ये समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो शामिल हो गए, लीडर शामिल हो गए और उन्होंने बोला कि नहीं भाई, अब हम मूवमेंट जो है वो मेन स्ट्रीम में जो है वो करेंगे और एक बड़ा बदलाव लाने की कोशिश करेंगे समाज के अंदर। समझ रहे हो? क्योंकि समाज के अंदर स्थिति खराब थी। देखो मैंने आपको क्या लिखवाया, 4 चीज़ें लिखवाई ना, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक। और आपके मेंस के सिलेबस में भी देखना, ये 4-5 चीज़ें बार बार रिपीट होंगी, आपकी प्रीलिम्स में भी बार बार रिपीट होंगी, प्रीलिम्स के सिलेबस में। तो ये 4 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब ये चारों जो चीज़ें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है एक कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। चारों चीज़ों की धज्जियां उड़ी पड़ी हुई थी उस समय इंडिया में। तो इसलिए फिर ये मूवमेंट शुरू हुआ कि नहीं भाई, टोटल रेवोल्यूशन यानी कि संपूर्ण क्रांति पूरी ऐसा होगा कि हम जो है वो हर चीज़ में बदलाव लेकर आएंगे। जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं सोसाइटी में, सब में जो है बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। समझ रहे हो? पर्सनल सैक्रिफाइस, डिसिप्लिन, डेमोक्रेटिक रिन्यूअल पर फोकस किया गया। सरकार के नेगोशिएशन प्रयास जो है वो फेल हुए थे। सरकार जो है वो नेगोशिएट करने की कोशिश कर रही थी, बट लोग मान नहीं रहे थे, क्योंकि सरकार नेगोशिएट नहीं कर रही थी। सरकार जो है वो क्या कर रही थी, लोगों को दबाने का काम कर रही थी, लोगों की आवाज़ दबाने का काम कर रही थी। जो लोग सरकार के खिलाफ जो है बोल रहे हैं कि अरे यार तुम लोग जो है वो कुछ काम नहीं कर रहे हो, इतनी बेरोजगारी है सोसाइटी में, लोग कितने परेशान हैं, तुम कुछ भी काम नहीं कर रहे हो। जैसे ही किसी ने ये चीज़ बोली, तुरंत उसको अरेस्ट करवा लिया गया। ये कहानी हुई। तो आपको क्लैरिटी मिल गई। देखो फैक्ट्स आपने लिख लिए, आपने चीज़ें समझ ली, दैट्स इट। बस यही करना है सिविल सर्विसेज के अंदर। अब 1975 में, यानी कि पूरी चीज़ अब एक एक करके मैं आपको बताता हूँ और डिटेल में। होता क्या है कि 1975 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने प्राइम मिनिस्टर के 1971 के इलेक्शन को इलेक्टोरल माल प्रैक्टिस के बेस पर इनवैलिड डिक्लेयर किया। अब याद आ रहा है, इमरजेंसी भी हमने पढ़ी, इमरजेंसी के टॉपिक को इससे रिलेट कर पा रहे हो? लोगों ने क्वेश्चन उठाना शुरू कर दिया पॉलिटिकल लीडर्स के ऊपर कि तुम सही से काम नहीं कर रहे हो, इवन तुमने धांधलेबाजी करके तो एक तो इलेक्शन जीते हो। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसको कंफर्म भी कर दिया कि हाँ यार, और प्राइम मिनिस्टर को दोषी करार कर दिया। और प्राइम मिनिस्टर गिल्टी, मतलब अब लोगों की डिमांड और बढ़ गई कि नहीं भाई अब इसको रिजाइन करवा प्राइम मिनिस्टर को, बट सत्ता छोड़नी नहीं है किसी को, तो इसलिए उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी इंटरनल डिस्टर्बेंस के आधार पर। गुजरात, नवनिर्माण और बिहार में स्टूडेंट प्रोटेस्ट अनएम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन डीके और स्टेट एपैथी के खिलाफ थे कि भाई सरकार कुछ नहीं कर रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, करप्शन बढ़ता जा रहा है, एजुकेशन की क्वालिटी खराब होती जा रही है। तो युवाओं ने मूवमेंट किया, आंदोलन किया। 1970s में इन्फ्लेशन 20% से ऊपर था,
बेरोजगारी बहुत ज़्यादा थी, फूड शॉर्टेज था, मीसा जैसे डिटेंशन लॉ का मिसयूज हो रहा था, जो मैंने भी आपको बताया, लोगों को जानबूझकर अरेस्ट किया जा रहा था, बिना ट्रायल के उनको है वो जेलों में बंद करके रखा जा रहा था। तो इस मूवमेंट के नेता ने गांधीयन, मार्क्सिस्ट और सर्वोदय फिलॉसफीज का मेल करके एक नई राजनीतिक भाषा दी। ये लिखना, ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिरी वाला, कि इस पूरे मूवमेंट में जो कोर प्रिंसिपल्स जो थे वो थे मार्क्सिज्म के, गांधीयन के और सर्वोदय फिलॉसफीज इसमें शामिल थी। ये तीन चीज़ें लिख लेना, ये चीज़ एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सी फिलॉसफीज से इंस्पायर हुआ। तो ये मिक्सचर से इंस्पायर हुआ, गांधीयन, मार्क्सिस्ट और सर्वोदय के। अब आओ कुछ चीज़ें और समझते हैं। अब टोटल रेवोल्यूशन के कंपोनेंट क्या है? पॉलिटिकल रिफॉर्म। सबसे पहली चीज़ तो इनको पॉलिटिक्स में, राजनीति में जो है वो सुधार चाहिए था। इनने बोला भाई डिसेंट्रलाइजेशन करो, पावर डिस्ट्रीब्यूट करो। आप तो एक ही फैमिली के हाथ में पूरी पावर रखे हुए हो, कुछ ही चंद लोग जो है वो पूरी सरकार के ऊपर कंट्रोल जमाए हुए हैं, तो ये गलत है। और डेमोक्रेसी पार्टिसिपेटरी होनी चाहिए कि सभी लोग जो है वो इसमें इन्वॉल्व होकर काम करें, कोई सिर्फ एक बंदा काम ना करे। तो इनने ये पहली चीज़ तो ये बोली। दूसरा इनने बोला कि भाई लैंड इकोनॉमिक इक्वलिटी पर काम करना है, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन करो। आप ज़मींदारों ने जो है ज़मीन अपने कब्जे में जो है वो करके रखी है, सबको अपना हक मिलना चाहिए, किसानों को अपना हक मिलना चाहिए। लैंड रीडिस्ट्रीब्यूट करो जिससे कि और भी लोगों को मौका मिले खेती किसानी करने का, खुद की ज़मीन पर, नौकर बन के नहीं। ऐसा डेवलपमेंट करो जो लोगों के हित के लिए हो। तुम तो सिर्फ एरिस्टोक्रेट्स यानी कि अमीर लोग जो हैं उनके हित के लिए पूरी चीज़ें कर रहे हो, हमारे लिए नहीं कर रहे, आम आदमी के लिए नहीं कर रहे। तो इन्होंने बोला कि आर्थिक तौर पर सुधार करो। फिर इनने बोला सामाजिक तौर पर सुधार करना है, सोशल जस्टिस, सामाजिक न्याय। इनने बोला देखो समाज में दहेज प्रथा चल रही है, जेंडर इनइक्वलिटी चल रही है, कास्टिज्म चल रहा है, कास्ट के आधार पर लोग आपस में हैं, तो सुधार जो है वो लेकर आओ। इनने ऐसा बोला। मेरे ख्याल से कुछ, अरे यार एक तो ये पता है फ़ोन में पढ़ाने में यही दिक्कत होती है, बीच में कई बार डिस्टर्बेंस जो है वो होता है, बट कोई बात नहीं। आई थिंक चीज़ें चल रही, बस 2-3 दिन थोड़ा सा और दीजिएगा मुझे, मैं बिल्कुल आपके लिए बहुत अच्छी चीज़ जो है वो लेकर आ रहा हूँ। बहुत मज़ा आएगा आपको उसके बाद पढ़ने में और इंटरेस्ट डेवलप होगा, क्योंकि मैं आपको साइड में यहाँ पर जो है वो दिखता भी रहूँगा। पहले भी बीच में मैंने किया था, बट वो क्या हो रहा था कि प्रोसेसर उतने सॉफ्टवेयर हैंडल नहीं कर पा रहा था मेरा, तो मैं हाई प्रोसेसर मैंने मंगवा लिया है, थोड़ा खर्चा किया है, बट ठीक है, आपको अच्छी क्वालिटी दूंगा, मज़ा आएगा। और क्या बता रहा था मैं? एजुकेशन। फिर इन्होंने बोला कि भाई आपको जो है वो एजुकेशन पर सुधार करना पड़ेगा, वोकेशनल ट्रेनिंग दो, बच्चों को जो है वो स्किल सिखाओ, युवाओं को स्किल सिखाओ जिससे जॉब मिल सके उनको, मॉरल एजुकेशन दो, सिविक वैल्यूज़ के बारे में बताओ। लोगों को पता होना चाहिए ना भाई कि आपके जो है वो नागरिक के कर्तव्य क्या है, नैतिकता क्या होती है, मोरालिटी क्या है, वो सब समझाओ। आप एजुकेशन की क्वालिटी की धज्जियाँ उड़ा के रखे हुए हो। इनने बोला कि नहीं भाई, लोगों को एक साथ मिलकर रहना है, यूनिटी पर काम करना है, पर्सनल इंटीग्रिटी पर फोकस करना है, ईमानदारी होनी चाहिए लोगों की, करप्टेड बनते जा रहे हैं लोग। तो इनने ओवरऑल इन सभी चीज़ों पर फोकस करने की बात करी। फिर इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? पॉलिटिकल अवेयरनेस बढ़ी है, पीसफुल प्रोटेस्ट को एक नई स्ट्रेंथ जो है वो मिली, अपोजिशन यूनिटी बढ़ गई थी इमरजेंसी के दौरान। इसीलिए तो हुआ कि पोस्ट इमरजेंसी जो है वो जो रूलिंग पार्टी थी वो इलेक्शन हार गई, क्योंकि लोगों को, जनता को जो है समझ में आ गया कि ये सरकार जो है वो जनता के लिए काम नहीं कर रही है, अपने अपने खुद के हित के लिए काम कर रही है। 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट आए, क्या थे ये? पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, म्यूनसिपैलिटीज, याद आ रहा है कुछ? 44th अमेंडमेंट आ गया। मतलब कुल मिलाकर देखिए कितने बड़े चेंजेस जो है उसके बाद हम लोग को जो है वो देखने को मिले। तो ये जो टोटल रेवोल्यूशन जो था है ना, संपूर्ण क्रांति, इसने डेमोक्रेसी में जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले किया है। ये एक रिमाइंडर है कि डेमोक्रेसी तभी मजबूत होती है जब लोग अवेयर होते हैं, यूनाइटेड होते हैं और एक्टिव होते हैं। समझे आप? बस ये था पूरा और टॉपिक, और कुछ नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट, स्ट्रेंथनिंग इंडियाज डेटा बैकबोन। अब ये टॉपिक सुनने वाला है गाइस। नीति आयोग ने ये एक रिपोर्ट जो है वो रिलीज की है जिसमें कहा गया है कि इंडिया का पब्लिक डेटा इकोसिस्टम को अर्जेंटली
सुधार करने की ज़रूरत है। और ये बात आप भी जानते हैं, डेटा आज की डेट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डेटा प्रिवेसी की बात करते हैं ना हम लोग कि भाई किसी का डेटा जो है वो कहीं लीक नहीं होना चाहिए है, क्योंकि आज की डेट में जो कुछ भी है डेटा ही है। और जिसके पास अच्छा डेटा का कलेक्शन, अब बड़ी बड़ी कंपनीज होती है, बिजनेसेस होते हैं, वो क्या करते हैं, वो डेटा ही का यूज़ जो है वो करते हैं। आपके पास आपके फ़ोन में मार्केटिंग के वीडियोज़ आते हैं, मार्केटिंग के मैसेजेस आते हैं, कैसे आ रहे हैं? क्योंकि उनके पास आपका डेटा है। इवन आज की डेट में हम लोग सोशल मीडिया यूज़ करते हैं, मोबाइल जो है वो चलाते हैं, तो मोबाइल में जो आप सर्च करते हो गूगल जो है वो आपका एल्गोरिदम पकड़ता है। इसलिए तो आपने कई बार नोटिस किया होगा कि आपको फॉर एग्जांपल, जैसे मैं हूँ, मुझे अभी जो है वो अच्छा सिस्टम जो है वो ऑर्डर करना था अपने लिए, राइट? तो मैं कॉन्फ़िगरेशन वगैरह जो है वो ढूंढ रहा था, तो मेरे पास अच्छे अच्छे सिस्टम्स के ऐड आ ही रहे थे कंटिन्यूसली। क्यों? क्योंकि उन्हें पता लग गया मेरी डिमांड क्या है। मैं तो आपको गारंटी दे रहा हूँ ना, आप जो चीज़ देखते होगे वही चीज़ आपके इंस्टाग्राम की फीड में आती है, वही चीज़ यूट्यूब के उसमें आती है सजेशंस में। तो वो आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपको चीज़ें दिखाते हैं। तो डेटा इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और किसी को पता लग गया आपका इंटरेस्ट क्या है, तो वो आपको वो चीज़ ईजिली सेल कर सकता है, ऑफर कर सकता है। और हमारे यहाँ पर प्रिवेसी का एक बहुत बड़ा इशू है, डेटा लीक हो जाता है। हाँ, तो यही नीति आयोग ने जो है बताने की जो है वो कोशिश करी है कि भाई अपनी रिपोर्ट के थ्रू, ये रिपोर्ट है इनकी, इंडियाज डेटा इम्पेरेटिव द पाइवट टुवर्ड्स क्वालिटी। तो ये रिपोर्ट है नीति आयोग की, लिख लेना। ये रिपोर्ट का नाम इंडियाज डेटा इम्पेरेटिव द पाइवट टुवर्ड्स क्वालिटी। ये किसकी रिपोर्ट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो नीति आयोग, बस इतना ध्यान में रखना। तो गाइस, वीक डेटा सिस्टम सिर्फ डेटा का इशू नहीं है, ये डिजिटल ट्रस्ट, पॉलिसी डिलीवरी और फिस्कल एफिशिएंसी के लिए भी खतरा बन चुका है। समझ रहे हो? आप सोचो, किसी के पास आपका डेटा जो है वो चला जाए तो उसकी मदद से वो आपका पासवर्ड जो है वो चेंज कर सकता है आपके बैंक अकाउंट का, क्योंकि उसमें भी हाई सिक्योरिटी पासवर्ड को जब आप वो करोगे, या फिर किसी का कंट्रोल आपके फ़ोन पे जो है वो आ गया हैकिंग वगैरह के थ्रू, तो पूरा डेटा जो है वो आपके फ़ोन से जो है वो निकल कर सामने वाले के पास चला जाएगा। फिर आपको वो ब्लैकमेल भी कर सकता है। ऐसा होता भी है बहुत सारे केसेस में। क्या आपको पता है कि इंडिया का डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर और यूपीआई सर्विसेज सिर्फ टेक अचीवमेंट है या स्ट्रॉन्ग डेटा बैकबोन का रिजल्ट है? बताओ, क्या ये सिर्फ एक टेक्नोलॉजी या फिर एक स्ट्रॉन्ग डेटा बैकबोन भी है इसके पीछे? दोनों। इंडिया का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में सबसे फास्ट ग्रोइंग है गाइस, ये लिखने की जरूरत नहीं है, पता होना चाहिए बस आपको। 27 बिलियन से ज्यादा आधार ऑथेंटिकेशंस है। यूपीआई 23.9 ट्रिलियन रुपीस वर्थ के ट्रांजैक्शन हर महीने करता है। आयुष्मान भारत आईडीज 36.9 करोड़ है, सॉरी वही मतलब 369 मिलियन। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 5.47 लाख करोड़ से ज्यादा फंड ट्रांसफर है। 1.2 बिलियन मोबाइल यूजर्स हैं, 800 मिलियन इंटरनेट यूजर्स हैं हमारे यहाँ पे। और ये सब डेटा डिपेंडेंट सिस्टम है। अगर डेटा क्वालिटी जो है वो वीक होगी तो ये पूरे मॉडल पर इंपैक्ट जो है वो करेगी। समझ रहे हो? आज की डेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो क्या है? डेटा डुप्लीकेशन या एरर की। गलत या इनकम्प्लीट डेटा के कारण 4 से 7% फिस्कल लॉस होता है। आप सोचो, आप कलेक्टर हो अपने जिले के, आपके पास अगर गलत डेटा आ रहा है तो आप क्या उस डेटा के आधार पर जो पॉलिसी बनाओगे तो क्या उस पॉलिसी का बेनिफिट सही लोगों तक मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, क्योंकि आपका डेटा ही गलत है। नेक्स्ट पॉइंट यही कह रहा है, पुअर पॉलिसी टारगेटिंग। अगर डेटा ही इनएक्यूरेट है तो पॉलिसी का जो उद्देश्य है वो मिस हो जाता है। डिलेज और एरर से लोगों का भरोसा रहे वो कम होता है डिजिटल गवर्नेंस के ऊपर। आजकल लोग डरते भी हैं भाई। जो लोग लैपटॉप यूज कर रहे हैं या वेबकैम यूज करते हैं या फिर इवन अपना मोबाइल भी यूज करते हैं, तो आज की डेट में उनमें एक डर हो गया कि कहीं उनका कैमरा अपने आप ऑन ना हो जाए, क्या मोबाइल अपनी बातचीत तो नहीं सुन रहा। डर रहता है ये लोगों को। प्रिवेसी का कितना बड़ा डर है आज की डेट में। कल ही मैं एक ऑफिसर के साथ बैठा था, यूपीएससी क्वालिफाइड ऑफिसर, IAAS है, अकाउंट्स और एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में। तो वो भी जब सीक्रेट्स मीटिंग जो है वो करते हैं तो उनको बड़ा डर रहता है, अपने फ़ोन वगैरह को जो है बाहर रखवाते हैं।
जब कुछ ऐसी जो है बात जो है वो करनी रहती तो फ़ोन दूर रखा जाता है। फिर किसी मुद्दे पर जब बात करनी रहती तो मैं करीब तीन एक घंटे तक था। मैं पार्टी थी कल एक, तो उसमें मैं था साढ़े तीन घंटे तक था मैं उन लोगों के साथ। बहुत मज़ा आया। एक और व्यक्ति हैं जो बड़े बड़े कॉलेजेस चलाते हैं। तो अब देखो, दोस्ती ऐसी होती है, जब आप ब्यूरोक्रेट बनते हो ना, या अगर आपको सही पोजीशन पर आप पहुंचना है, तो आपका सर्कल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। और ऐसे लोग जो राइट माइंडसेट वाले हों, फर्जी लोग नहीं। ऐसे लोग नहीं कि जिनको 30-35 हज़ार 50 हज़ार की नौकरी करनी है, बस हो गया अपना काम। आपके पास ऐसे लोग होने चाहिए जिनका विजन हो कि यार इंडिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री बनानी है मुझे। मेहनती लोग, ऐसे लोग नहीं कि 8 घंटे काम कर लिया, हो गया भाई 10 to 5 हो गया, बस दैट्स इट, अब मस्ती कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। ये थोड़ा ना होता विजन। आप लोग उसके लिए नहीं बने हो, आप ब्यूरोक्रेट्स हो। आपको स्टेट के अंदर, कंट्री के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर डेवलपमेंट्स करनी, ग्रोथ करवानी है, तो आपके आसपास होने चाहिए सही लोग। तो हमेशा चूज करो। अगर कोई नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, भाड़ में दो, सब अकेले रहो। जब ऑफिसर बन जाओगे तो ऑटोमेटिकली दोस्ती होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि उस समय आपके दोस्त होंगे, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट आपके कांटेक्ट में रहेंगे, पॉलिटिशियंस कांटेक्ट में रहेंगे। भाई मैं जब भी पार्टी करता हूँ तो मेरे आसपास ऐसे ही लोग रहते हैं बस, वरना मैं नहीं निकलता। मेरे पास और भी ऐसे भी लोग हैं। अब आप बोलोगे कि सर सेल्फिश हो रहे हो आप, नहीं। मैं अगर लग रहा हो रहा हूँ तो हूँ मैं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे अपना टाइम फालतू लोगों में वेस्ट नहीं करना। मेरे पास भी आते हैं कुछ लोग जो बचपन में थे मेरे साथ, अभी नहीं कर पा रहे हैं। अच्छा, तो नहीं कर पा रहा तो उनकी गलती है ना भाई, उनका ठेका मैंने थोड़ा ले रखा है। डेटा इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने आपको ये चीज बताई कि आज की डेट में लोग जो हैं वो डरते हैं कि उनका डेटा जो है वो लीक ना हो जाए। उनकी बातें तो कोई नहीं सुन रहा। और कुछ फर्जी लोग भी होते हैं। नौकरी 30,000 रुपए की है और आईफोन जो है वो लेकर घूम रहा है, लोन पे जो है वो आईफोन खरीद रखा है। जब पूछा कि आईफोन क्यों लिया है, अरे यार एंड्रॉइड से ज़्यादा सिक्योरिटी प्रोवाइड। अबे तेरे को क्या, तेरा डेटा लेके कौन क्या कर लेगा। बट ठीक है, यस, आपको ये चीज़ मेंस में लिखनी नहीं है ना, बोलनी है, क्योंकि सबकी अपनी प्रिवेसी है भाई। और आजकल तो प्रिवेसी के नाम पर कुछ ज़्यादा ही होने लगा है, इतना नहीं होना चाहिए। एनीवेज, तो मैंने जो है आपको क्या चीज़ जो है वो एक्सप्लेन करी कि हमारे यहाँ पर प्रॉपर सिस्टम्स भी नहीं है, हैकिंग जो है वो हो जाती है। कितने केसेस आप देखते हो हैकिंग के। और अगर डेटा जो है वो लीक होता है तो हमारा पूरा फाइनेंसेस में भी जो है वो दिक्कत आ सकती है। बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसके अंदर। जो प्रॉब्लम्स है वही इसका सोल्यूशन है। सोल्यूशन इन्होंने रिकमेंड जो है वो यही किया हुआ है कि भाई आप जो है अपॉइंट करो डेटा ऑफिसर्स को नेशनल, स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, जो डेटा इंटीग्रिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे, कि जो भी डेटा रिकॉर्ड किया जा रहा है वो बिल्कुल सही सोर्सेज के थ्रू और फर्जी डेटा ना हो। डेटा क्वालिटी स्कोर कार्ड बनाओ, मैच्योरिटी फ्रेमवर्क यूज़ करो, राइट, सेल्फ असेसमेंट के लिए। इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर और नेशनल डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क पॉलिसी को फॉर यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स। मतलब अलग अलग डिपार्टमेंट्स भी अगर कोई डेटा जो है वो कलेक्ट कर रही हैं तो उसको शेयर करो, जिससे कि क्रॉस वेरीफाई भी हो सके डेटा और अपडेट होता रहे हमेशा डेटा। फील्ड स्टाफ, मैनेजर्स, आईटी टीम्स, इनके लिए प्रॉपर समय समय पर ट्रेनिंग दो। बस दैट्स इट, और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। तो डिजिटल इंडिया तभी सक्सेसफुल होगा जब डेटा इंडिया स्ट्रांग होगा, समझ रहे हो आप। और ये रिपोर्ट एक रोड मैप है जो बताता है कि डेटा गवर्नेंस सिर्फ आईटी का यूज़ नहीं है, ये डेमोक्रेसी का फाउंडेशन है भाई। क्योंकि प्रॉपर डेटा नहीं होगा तो आप पॉलिसी कैसे बनाओगे, और पॉलिसी सही नहीं बनेगी तो फिर गोल्स, टारगेट जो है वो कैसे अचीव कर पाओगे कंट्री की ग्रोथ और डेवलपमेंट के। अब इंडिया ने पहली बार टॉप 100 में एंट्री ली है। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। SDR 2025 रिलीज की गई है यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। लिख लो भैया, सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट रिलीज हुई है 2025 का। किसने रिलीज की है, तो सेकंड पॉइंट पे आप देखो दिखाई दे रहा है आपको, UNSDSN, यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। क्वेश्चन ये डायरेक्टली पूछा जा सकता है। और नेक्स्ट लाइन में लिख लेना, इंडिया ने 99th रैंक जो है वो हासिल करी है आउट ऑफ 193 मेंबर कंट्रीज। पहली बार टॉप 100 में इंडिया आ गई है।
इंडिया पहली बार टॉप 100 में आई है, हमारी 99th रैंक है आउट ऑफ 193 यूनाइटेड नेशन मेंबर्स। किस चीज़ में? अब भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट है, तो यस हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम पहली बार टॉप 100 में आ गए। इस रिपोर्ट में 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की तरफ दुनिया भर की प्रोग्रेस का आकलन किया जाता है। और मैंने आपको हमेशा बोला है कि 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आपको अच्छे से याद रहने चाहिए, 17 के 17, और मैं 50 बार बोल चुका हूँ। जो नए स्टूडेंट्स हैं उनको मैं बता देता हूँ, आपको अपनी घर पर जो आपकी दीवार है ना, जहाँ पर आप पढ़ाई करते हो, जो रूम है, वहाँ पर दीवार में चिपका लेना लेकर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की फोटो, और रोज उसको पढ़ना। अब इंडिया का परफॉर्मेंस की बात करें तो 100 में से 67 अपना स्कोर था, लिख लेना। इंडिया का स्कोर 100 में से 67, बस ये स्कोर लिख लो, बस दैट्स इट। स्कोर लिख लिया, रैंक लिख लिया, बस और कुछ नहीं पूछेंगे आपसे। अब सुनो, हमने डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि इंटरनेट और मोबाइल ब्रॉडबैंड पर अच्छा काम किया, जिससे रिलेटेड आप देख ही रहे हो चीज़ों को। अंडर 5 और नियोनेटाल मॉर्टेलिटी रेट हमारा बेटर हुआ है। 5.47 लाख करोड़ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं, जो कि एक अगेन अचीवमेंट था। इंडिया ने 120 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स और 80 करोड़ इंटरनेट यूजर्स जो है वो अचीव किए हैं। तो ये भी डिजिटलाइजेशन की तरफ जो है वो हमारा रुख जो आगे बढ़ रहा है, तो उसके लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट था ये। इंडिया ने बांग्लादेश जिसकी रैंक थी 114, पाकिस्तान 140, श्रीलंका 93, इससे बहुत ही बेहतर परफॉर्म किया। लेकिन हमसे ऊपर बताऊं कौन है? भूटान और चाइना। नेक्स्ट में लिख लेना भूटान की रैंक और चाइना की रैंक। मैं आपको बताता हूं भूटान की जो रैंक है वो है 74। भूटान की रैंक है 74, देखो यहाँ पे ऊपर भी लिखा हुआ है। और चाइना की सेकंड पॉइंट पे देखोगे तो दिख जाएगा, चाइना की रैंक है 49। चाइना की रैंक है 49, तो ये हमसे आगे हैं। अब इंडिया के लिए आज भी बड़े चैलेंजेस हैं। क्या क्या चैलेंजेस? ये चैलेंजेस लिख लो। करंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल चैलेंजेस फॉर इंडिया, ऐसे लिखना। ओबेसिटी, प्रेस फ्रीडम, क्लाइमेट एक्शन और बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन। ये बड़े चैलेंज है। इतनी प्रोग्रेस के बाद भी ये एरियाज अभी भी इंडिया के लिए चिंता जो है वो बने हुए हैं। अब आपका टास्क है कि मैंने आपको बताया ना, ओबेसिटी और क्या बताया, क्लाइमेट एक्शन, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन और प्रेस फ्रीडम। इनके आगे जो है वो आप लिखना ये क्लास खत्म होने के बाद कि ये कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से रिलेटेड है, और वो कमेंट बॉक्स में भी बताना। अब सुनो, सिर्फ 17% सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स टारगेट जो है ही ट्रैक कर पाई है ग्लोबली। सोचिए आप, कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जिसने जो 2030 तक सारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव कर पाएगी। प्रेस फ्रीडम, करप्शन, नाइट्रोजन यूज और बायोडाइवर्सिटी में डिक्लाइन हुआ है। 50% कंट्रीज के पास सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंप्लीमेंटेशन के लिए पैसा ही नहीं, फंडिंग तो बड़ा इशू है। नेक्स्ट पॉइंट में जो है वो ये लिख लेना आप, एक मिनट, टॉप परफॉर्मर लिखो। टॉप परफॉर्मर, टॉप परफॉर्मर में लिखो फिनलैंड, स्वीडन, डेनमार्क, जो हमेशा से टॉप पे रहते हैं। फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क ये टॉप परफॉर्मर है। ठीक है, बस इतनी चीज़ें हैं बस इस टॉपिक के अंदर। तो मेन जो प्रॉब्लम है, जो चैलेंजेस है, वही इसका सल्यूशन है। जिस चीज़ में हम पीछे हैं उस चीज़ पर हमें फोकस करना चाहिए। चलिए नेक्स्ट जो टॉपिक है, डिफेंस मिनिस्टर ने अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को जॉइंट ऑर्डर्स और जॉइंट इंस्ट्रक्शंस इशू करने का अधिकार दिया है, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए एक साथ। लिख लेना भैया, चीफ डिफेंस स्टाफ के पास एक और नई पावर जो है वो आ गई है। चीफ डिफेंस सीडीएस जो होते हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के सेक्रेटरी भी होते हैं, ये भी लिख लेना। अब ये जॉइंट इंस्ट्रक्शंस, जॉइंट ऑर्डर्स जो है वो जारी कर सकते हैं। पहले अलग अलग सर्विस अपने ऑर्डर्स जो है वो निकालती थी,
जिसे डुप्लीकेशन और कोऑर्डिनेशन इश्यूज आते थे, अब ये डिसीजन ऑपरेशन सिंदूर के बाद लिया गया है, जहां ट्राई सर्विसेज कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत महसूस हुई। ऑपरेशन सिंदूर किससे एसोसिएटेड है, ये मुझे कमेंट बॉक्स पे जो है वो लिखकर आप लोग बताएंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड पहले मैं चीज़ आपको पढ़ा चुका हूँ, अभी पिछले हफ्ते ही हमने पढ़ी है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। अब आपको बता दें गाइस, सिर्फ सुनो, इसके बारे में लिखना नहीं है, क्योंकि ये बहुत बार टॉपिक आता है, जिसको नहीं पता वो लिख लेना कि CDS पहला पॉइंट, ये 4 स्टार रैंक के ऑफिसर होता है। 4 स्टार जनरल इक्विवेलेंट रैंक जो होती है ना, उस रैंक के ऑफिसर होता है। नेक्स्ट पॉइंट, ये प्रिंसिपल मिलिट्री एडवाइजर होते हैं डिफेंस मिनिस्टर के, यानी कि मेन इंपॉर्टेंट मिलिट्री एडवाइजर डिफेंस मिनिस्टर के। चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी को हेड करते हैं ये। डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के भी ये हेड होते हैं। जॉइंट प्लानिंग, कैपेबिलिटी डेवलपमेंट और इंटीग्रेशन में इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं, यानी कि तीनों सर्विसेज एक साथ मिशन के लिए जो है वो जा सकें, कोऑर्डिनेशन हो सके तीनों सर्विसेज का एक साथ, तो उसके लिए CDS का मेन काम रहता है, बस और कुछ नहीं है। अच्छा, आपको पता है एक पहला जॉइंट ऑर्डर जो है ना वो ऑलरेडी इशू भी हो चुका है, अप्रूवल, प्रोमलगेशन एंड नंबरिंग ऑफ जॉइंट इंस्ट्रक्शन एंड जॉइंट ऑर्डर्स। ये स्टैंडर्डाइज प्रोसेस ले करता है और सारे सर्विसेज के लिए एक कॉमन ऑपरेशनल फ्रेमवर्क क्रिएट करेगा। इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन एक्ट 2023, इसके तहत गवर्नमेंट को ट्राई सर्विसेज कमांड बनाने का अधिकार मिला। जॉइंट कमांडर्स को तीनों सर्विसेज के पर्सनल और डिसिप्लिनरी और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी जो है वो दिए गए। अब ये लिखने की जरूरत नहीं है, उतना कुछ नहीं है, आप डिफेंस की तैयारी थोड़ा कर रहे हो, ठीक है। थिएटर कमांड मॉडल के बारे में पता है आपको? CDS के थ्रू जो रिफॉर्म्स हुए ना, सुधार हुए हैं, वो एक मेजर पार्ट है थिएटर कमांड मॉडल का, जिसमें लखनऊ से नदन कमांड जो चाइना पर फोकस करती है, यानी कि काउंटर करने पर फोकस करती है, जयपुर से वेस्टर्न कमांड जो पाकिस्तान के ऊपर फोकस रखती है, त्रिवेंद्रपुरम से मैरीटाइम कमांड जो वही समुद्री क्षेत्र पर जो है वो प्रोटेक्शन के लिए काम करती है। तो ये अलग अलग कमांड्स है हमारी थिएटर कमांड्स। मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि सभी मिलकर जो है वो ऑपरेशन जो है वो कर सकें, बस यही है, और कुछ नहीं है इस टॉपिक के अंदर। हमें बेसिकली CDS को और सशक्त बनाने की आवश्यकता है, साइबर और स्पेस वॉरफेयर के लिए रेडी करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि ये सबसे बड़ा चैलेंज है आज की डेट में, साइबर और स्पेस वॉरफेयर। अब कॉफ़ी से रिलेटेड ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे, कमेंट बॉक्स पे लिखकर वीडियो पॉज कर लो और कमेंट बॉक्स पे लिखकर बताओ। कॉफ़ी से रिलेटेड क्वेश्चन है और ये इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है। शेड ग्रोन कॉफ़ी हम लोग जो है प्रोड्यूस करते हैं, सन ग्रोन कॉफ़ी नहीं, शेड ग्रोन कॉफ़ी, छाँव वाले क्षेत्र में। कर्नाटक जो है वो अप्रॉक्सीमेटली 70% इंडिया की टोटल कॉफ़ी आउटपुट जो है वो कंट्रीब्यूट करता है। इंडिया 5th लार्जेस्ट कॉफ़ी एक्सपोर्टर है, जो पूरे दुनिया भर के कॉफ़ी एक्सपोर्ट का 5% है। प्राइम मिनिस्टर म्यूजियम एंड लाइब्रेरी, यहाँ पर प्राइवेट पेपर्स हैं 1000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट फिगर्स के, इंक्लूडिंग गांधी, अंबेडकर, आज़ाद। ये बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के अंडर ऑपरेट करती है। – 1964 में इसको बनाया गया था, लाइब्रेरी जो है वो 1966 में स्टैब्लिश हुई थी। अब इंडो चाइना बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड एक क्वेश्चन भी है, ट्राई करना इसका आंसर देने की। तो चलिए गाइस, बस आज के लिए इतना ही था, और ये है ज्ञान सर के स्पेशल पेड बैच को दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, जय हिंद, जय श्री महाकाल। और कल संडे है, कल भी आपकी एक एक्स्ट्रा क्लास जो है वो मैं कंडक्ट करूंगा, ठीक है।